हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिशा क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां पर अभी मैं आपके सामने क्लास 12th मैथ्स का गणित रिवीजन टेस्ट का पूरा हल लेकर आया हूं। तो अच्छे से इसको देखिए और लिखिए। अभी मैं पूरा आपको कुछ भी हल नहीं करवाऊंगा, आपके सामने आंसर है, आप एज इट इज देख कर लिख सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट हो, अगर आप पूरा हल चाहते हैं किस प्रकार से ये सभी आया है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें, लिखें क्या परेशानी है आपको, तो मैं आपका उसका पूरा डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा, या हमारी जो क्लासेस लगती हैं उसमें मैं इसका पूरा हल करवाऊंगा, तो वहां पर आप देख सकते हैं। ओके, तो शुरुआत करते बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैं बता दूं, आपको सभी अच्छी क्वालिटी में जाकर देखेंगे, थोड़ा 3 डॉट पर जाकर अगर अच्छी क्वालिटी में देखेंगे तो आपको ये सभी जो अक्षर्स हैं सभी अच्छे नजर आएंगे। ओके, तो सबसे पहले सही विकल्प हमारे पास जो पहला वाला है उसका स आंसर है, एक्स जो आपके पास दिया है। ओके, नेक्स्ट दूसरे वाले का 2π/3 आंसर है। तीसरे वाले का ए बी का जो है व्युत्क्रम पूछा गया था, तो उसमें आ जाएगा 1, इसका ब वाला। तीसरे वाले का x = 2 और चौथे वाले का ब 12π। ओके, इसका पूरा अगर डिटेल चाहते हैं तो भी मैं आपको बताने के लिए रेडी हूं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछें। अभी क्या वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं आपके सामने केवल आंसर दे रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास रिक्त स्थान वाला जो क्वेश्चन आया है, रिक्त स्थान आपके सामने है, देखिए। इसमें पहले वाले का जो है वो हमारे पास हो जाएगा 2, और नेक्स्ट दूसरे वाले का हो जाएगा √2। तीसरे वाले का हो जाएगा, देखिए, लांबी का अवयव m = n। लांबी का अवयव को वर्ग अवयव भी बोलते हैं, इसलिए इसमें ये वाला आंसर आएगा, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। चौथे वाले में a का वैल्यू पूछा है, तो आप a का वैल्यू यहां से देखकर लिख सकते हैं 5/2, और चौथे वाले में, पांचवें वाले में 0.775। ओके, आप डायरेक्टली लिख लीजिएगा। तीसरे वाले का पहले का सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य और पांचवा सत्य। ओके, मैं अभी आपके सामने एज इट इज क्वेश्चन के आंसर पेश कर रहा हूं। आपको कुछ भी अगर समझना हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करें, तो मैं आपको समझा दूंगा। ओके, नेक्स्ट इसके आगे चलते अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे सही जोड़ी जो पूछी गई है, देखिएगा। सही जोड़ी में पहले का सेक इनवर्स एक्स का जो पूछा गया है उसका अवकलन क्या होता है, तो ये होता है। उसके बाद दूसरे वाले का जो है 2/1 + x², इसमें tan थीटा रखकर लाना पड़ेगा। तीसरे वाले का tan x का जो आपके शायद पेपर में सेक 2 थीटा ऐसा कुछ दिया है, तो वो जो है ना, ये स्क्वायर यहाँ लगा है, थोड़ा सा उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर। चौथे वाले का 1/x log x का होता है, और पांचवें वाले का sin x² का हो जाएगा cos x², और 2x जो आएगा उसको आगे ले लेंगे। ओके, तो पांचवें वाले का आंसर हो गया। छठे वाले का तत्समक संबंध बताना है 1 2 3 का, तो 1 1 2 2 3 3 इस तरीके से लिखेंगे, ये उसका तत्समक संबंध बन गया। ओके, दूसरे वाले में a दिया है, a² पूछा है, तो उसका गुणा करना है आपको, तो इस प्रकार का आंसर आपके पास आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 x = +-2 उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में माइनस का 1/4 आपका आंसर आएगा, और पांचवें वाले में साइन थीटा वाला जो पूछा है वर्तमान होगा। ओके, ये आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपसे पूछा गया है, ए और बी दिया है और a धन बी का वैल्यू बताना है। तो आप एज इट इज देख सकते हैं किस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पोस्ट करके लिख सकते हैं। एज इट इज मैं आपके सामने इसको बढ़ा रहा हूँ। ओके, और अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी परेशानी लगे तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपका उधर ही क्लियर कर दूँ। ओके, ठीक है। और अगर आपको डिटेल चाहिए तो मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस होगी थी उसमें मैं आपको इसका डिटेल करके बताऊंगा, और वहाँ पर भी मैं लाइव पढ़ाऊंगा। ओके, तो आपके पेपर खत्म होने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर है आपके पास। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आपके सामने, देखिए, मैंने बहुत मेहनत से, हमारा कुछ स्टूडेंट से मिलकर हमने बनाया है, तो आपके लिए, तो ज़रूर इसको अच्छे से देखें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दूसरे का भी भला हो सके। x = ये दिया है, y = ये दिया है, dy/dx निकाल, बड़ा आसान सा, एक बार इसका अवकलन कर देंगे, एक बार इसका अवकलन कर देंगे। ओके, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर x का अवकलन करेंगे तो 2a आ जाएगा, क्योंकि t का 1 होता है, और y का जो अवकलन करेंगे, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो y का अवकलन हो जाएगा हमारे पास 2at, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा इसका और a। ओके, तो dy/dx निकालना है, तो ऊपर वाले इसमें से इसका भाग दे देंगे। ओके, तो 2a से 2a कट जाएगा, t बच जाएगा। ओके, मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप आराम से पॉज करके इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है, 2x + 3y = cos x, और आपसे dy/dx ज्ञात करना है। एज इट इज कुछ नहीं लिखना है, एज इट इज ये लिख दीजिए, और इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर x का होता है 1, y का होता है dy/dx, और cos x का होता है sin x। ये 2 इधर चला गया, तो sin x - 2 आ गया, और ये 3 में आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, प्लीज ध्यान दीजिए, आराम से आप पोस्ट करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कुछ भी परेशानी हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। ये वाली चीज नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली यहाँ से लिखिए, ये प्रश्न में दिया है।
और आपको dy/dx ज्ञात करना है। डायरेक्टली इसका अवकलन करना है। देखिएगा रूट के x का जो अवकलन होता है, देखिए पहले तो हमने एज इट इज वो की हुई वैल्यू लिख दीजिए, यहाँ कोष्टक लगा दीजिएगा, दो जो है कॉन्स्टेंट बाहर आ गया। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर का होता है 2x, सभी एक साथ कर लिया है। ओके, आगे बढ़ेंगे अपन, बस इसको हल कर रखा है, कुछ भी नहीं किया। ये 2 इस 2 से 2 कटिएगा, 2x आ गया। आप आराम से देखिए, नहीं समझ में आए तो पूछिएगा, मैं पूरा सिखा नहीं रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, अभी मैं केवल आंसर्स दे रहा हूँ। अगर आपको पूरा डिटेल में चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ओके, आंसर इस तरीके से आ जाएगा। आंसर यहीं पर खत्म हो सकता था, लेकिन आपकी किताब में कुछ आंसर इस प्रकार से दिए हैं। किताब में आपको कोई भी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, उनमें वैल्यू चेंज कर दिए, तो मैंने उसको सही से करके आपके सामने लाया हूँ मैं। ओके, तो इसका आंसर परफेक्टली ये होगा। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आपको दिख रहा हो तो क्वेश्चन नंबर 11, ओके, f(x) दे रखा है और बोला है अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये वर्धमान है या ह्रासमान है। कुछ नहीं करना है, f(x) जो दिया है आप f'(x) ज्ञात कर लीजिए। आप अगर इस तरीके से अवकलन करेंगे तो आपको ये आएगा, और आपको कुछ नहीं करना है। वर्धमान के लिए ग्रेटर देन 0 करना है, गुणनखंड करना है, इससे जो दो वैल्यू आएगी x = 3 और x = -3। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, वर्धमान के लिए ये वाली चीज लिख देनी आपको, और ये चीज नेक्स्ट वाले आगे ह्रासमान में चलेगी। देखिए सेम टू सेम, और ह्रासमान के लिए जो बीच का इंटरवल आ जाएगा, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर इस तरीके से कुछ संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, अगर आपने 11th में पढ़ा होगा तो -3 और ये +3, इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, सॉरी इधर प्लस होता है इधर माइनस इधर प्लस। मतलब अधिकतम के लिए ये वैल्यू और ये वैल्यू लेनी है, और न्यूनतम ह्रासमान के लिए ये वैल्यू लेनी है। आप रख के बड़े देखेंगे तो भी आ जाएगा, आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप डायरेक्टली आंसर लिखिए और इसमें ये उत्तर लिख दीजिएगा कि अंतराल माइनस के अनंत से -3 यूनियन 3 अनंत तक वर्धमान होगा, और -3 से 3 में ये ओपन ब्रैकेट है में ह्रासमान होगा। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 आराम से पोज करके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। एक गोले की त्रिज्या दे रखी है और उसमें आपसे पूछा है कि उसके आयतन में परिवर्तन की दर बतानी है। r = 8 दे रखा है, डेल r दे रखा है प्रश्न में। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr3। बस आपके पास, और तो dv/dr क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखा जाएगा तो ये 3 आगे आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4πr² हो जाएगा, एक घात कम होगी तो। और एक ये फार्मूला होता है हमेशा, आप अगर उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान में देखेंगे, त्रुटि में देखेंगे तो ΔV/dV/dr × dr। ओके, आप समझ सकते हैं, हमारी मैंने वीडियो भी बना रखे हैं, पूरा सभी एक एक सवाल बता रखा है। ओके, उसमें हमने ऊपर से ये वैल्यू रख दी, यहाँ पर ऊपर से वैल्यू रख दी, और यहाँ पर r की जगह 8 रख दिया। पूरा हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आया 5.12 cm3। ओके, यहाँ पर हमसे पूछा 52 cm3 बटे सेंटीमीटर लिखे, क्योंकि आपने सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा, सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें त्रुटि बतानी है, परिवर्तन की दर नहीं बतानी है, केवल सेंटीमीटर क्यूब ही लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 एज इट इज लिख लीजिएगा। कुछ भी नहीं समझा रहा हूँ मैं, अब आराम से इसको लिखिए, समझिए, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, ये हमारे पास क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आ गई, तो इसको यूनिट के साथ लिख देंगे अपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे हम। दो संख्याओं का योगफल 8 है, तो वे दो संख्याएं कैसी होगी, x और 8 - x होगी ना, और इनके वर्गों का योग न्यूनतम चाहिए, एज इट इज लिखते रहिए। और न्यूनतम और अधिकतम के लिए dy/dx = 0 होता है, यहाँ पर न्यूनतम के लिए ही सही है ये। ओके, इस तरीके से करेंगे, और अगर आप हल करेंगे इस पूरे को तो आपको x का वैल्यू मिलेगा 4, और अगर दूसरे वाली संख्या में लिखेंगे तो 8 - 4 करेंगे तो भी 4 आ गया। तो वो दोनों संख्याएं क्या होगी, 4,4 होगी, जिनके वर्गों का योग न्यूनतम होगा। ओके, 8 के 2 हिस्से ऐसे 4 और 4 में ही करेंगे तो ही न्यूनतम मान आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, fx दे रखा है, gx दे रखा है, GOAF और FOG निकालना है। GOAF में g के अंदर fx लिख देंगे, बस यहाँ हमने रख दिया fx की जगह, यहाँ x की जगह fx और 1/2 एज इट इज। fx का वैल्यू रख दिया और ये 1/2 घात दोनों में बांट दी, इन दोनों में, और यहाँ से ये कट गया और 2x वैल्यू आ गया। इसी तरीके से f(g)x, उसमें 4x², तो यहाँ पर 4gx का होल स्क्वायर, और gx का वैल्यू है x की पावर 1/2, यहाँ रख दिया। ये घात से ये घात कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 4x। पहले वाले में 4 अंदर था, इस वाले में बाहर, इसलिए यहाँ पर 4x है। तो पहले का आंसर आ जाएगा GOAF का 2x और FOG का आ जाएगा 4x। ओके, क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। सभी पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, आप आराम से देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका पहले वाले चैप्टर से, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज है तो एज इट इज लिख लीजिए,
ओके, पॉज कर करके बिल्कुल आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। और कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, सममित स्वतुल्य सभी के लिए मैं पढ़ा चुका हूँ। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं आराम से इसको पूरा। ओके, अर्थात संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है, क्योंकि यहाँ पर आर दिया है इसलिए। ओके, ये 16 वाला क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है, आपसे कुछ नहीं, बड़ा आसान सा वैल्यू पूछा है, इन दोनों का वैल्यू निकाल कर जोड़ देना है। तो कोस इनवर्स एक्स को एक्स मान लेना है और यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा। इसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स को वाई मान लेना है और ये वाई का वैल्यू आ जाएगा अगर आप हल करेंगे तो। और इन दोनों को जोड़ देना है, तो एक्स धन 2y हो जाएगा और दोनों को वैल्यू रख दिया हमने यहाँ पर और दोनों को जोड़कर लिख दिया है आपके सामने 9π/3। इसको आपको एक स्टेप और करना है, यहाँ पर आगे मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक स्टेप और जरूर करिएगा, 3 से कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3π। ओके, आपका आंसर रहेगा 3π, 9π/3 नहीं रहेगा, 3π आपका आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने पूरा सॉल्यूशन है, थोड़ा वेट कीजिए, पूरा सॉल्यूशन और थैंक्स तो बनता है। अगर आप आगे भी इसी तरीके से वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में यस लिखें और कहीं पर भी कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें और आगे से आगे शेयर करें। इसमें टेन कोस इनवर्स 4/5 और कोट इनवर्स 3/2 का मान पूछा है। आप इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, हमने थोड़ा छोटा किया है। कोस इनवर्स को भी 10 में पलट देते हैं और कोट को भी 10 में पलट देते हैं। ठीक है, अगर आप पलटेंगे तो इस तरीके की वैल्यू होगी। ओके, ठीक है, बस यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इनमें वैल्यू रख दी और यहाँ पर ये फार्मूला लगा दिया जो होता है और इन दोनों का कैलकुलेशन करके जोड़ दिया है और ये हमारे पास आंसर आ गया। 10 से 10 काटना नहीं, कट गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 का ये आंसर है। कहीं पर भी परेशानी आए तो मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछो। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सबसे पहले आपके पास जो भी क्वेश्चन दिया है इसका मान पूछा, बड़ा आसान सा सारणिक का मान पूछा। सारणिक को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, त्रिभुज की तरीके से। बस आपको R1 के सापेक्ष प्रसार कर देना है और आप इस तरीके से, तो सबसे आसान क्वेश्चन है, आप आराम से स्वयं भी कर सकते हैं, आपने थोड़ी भी 12th पढ़ी है तो -12 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में सिद्ध करना है ये वाला जो 4xyz लाना है, तो यहाँ पर कुछ गुणधर्म लगेंगे जिनको हमने लगाया है। सबसे पहले LHS करके एज इट इज क्वेश्चन लिख देना है और सारणिक पर सबसे पहले हमने गुणधर्म लगाया। R1 की जगह हमने लिखा R1 में से R2 और R3 दोनों को घटाया, इस R1 में से इन दोनों को घटाया। देखिए इन दोनों को घटाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा और इन दोनों को जोड़कर घटाऊंगा तो देखिए आगे क्या होता है। ओके, ये एज इट इज लिख लीजिएगा, जस्ट हमने आगे आपके सामने लिख रखा है, इस तरीके से घटाएंगे इसको। ओके, पॉज करके लिखिए आराम से। नेक्स्ट इसके आगे ये स्टेप आ जाएगी घटाने पर, फिर हमने ये गुणधर्म लगा देना, C2 में से C3 घटा देना है, इस वाले में से इसको घटा देना है ताकि यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर प्रोसेस पूरी लगाई गई है और यहाँ पर देखिए ये 0 आ गया। यहाँ थोड़ा काटा पीटी तो ये Z है और आपको बता दूँ ये -y है। ओके, ये एज इट इज लिखा है। अगली स्टेप में कुछ नहीं किया, केवल यहाँ से 2 कॉमन निकाला गया यहाँ पर। ओके, एज इट इज आपके सामने है और R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो देखिए ये 0 ये 0 इनके सापेक्ष करना ही नहीं है, इसके सापेक्ष करेंगे -x और इसका गुणा इसमें होगा तो -zy और -zy, ये हमने लिख दिया। देखिए 2 -x एज इट इज, इनको मैंने हटा दिया और -zy -2zy और माइनस प्लस 2xyz। ओके, तो 2 का 2 में गुणा हो गया 4xyz। यही आंसर आपको लाना था, आपके सामने आ चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर ये भी हमारे पास हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 21 बड़ा आसान सा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सारणिक का प्रयोग का ये फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, उसका प्रयोग करके हमने बड़ी आसानी से निकाल रखा है, इसलिए आप इसको फटाफट से पूरा देख लीजिए। ओके, पूरा मैथ्स का सॉल्यूशन है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको इतना एक्यूरेट। हमने बहुत मेहनत, लगभग 5 घंटे की मेहनत के बाद ये पूरा बनाया है, तो आप जरूर इसको अच्छे से देखिए। 18 वर्ग इकाई हो जाएगा क्षेत्रफल का सूत्र। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसका मैंने अथवा वाला बताया है, ध्यान दीजिएगा। ए और बी दे रखा है, आपसे ए बी इनवर्स और बी इनवर्स ए निकालना है। सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। LHS के लिए ए और बी का गुणा करना पड़ेगा। देखिएगा गुणे का नियम आप जानते हो तो इस तरीके से गुणा होता है, और अगर इनवर्स निकालना हो तो उसका सूत्र होता है एडजॉइनिंग ए बटे मोड ए। आपको कुछ नहीं करना है, एडजॉइनिंग ए निकाल देना है। एडजॉइनिंग ए में ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं और इन दोनों के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। देखिए मैंने वही किया, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया और इन दोनों के चिन्ह चेंज कर दिया, और बटे में -2 कैसे आता है, इसका जो मापांक है। ओके, आप आराम से हल करके देखेंगे तो मापांक मतलब मोड, उसका सारणिक मान, इसको हल करेंगे तो आपके पास ये आएगा। ये हमारा LHS, इसको ऐसे ही रहने दें। अब हम RHS निकालने के लिए हमें बी इनवर्स और ए इनवर्स ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमें RHS में ऐसा कुछ चाहिए, बी इनवर्स और ए इनवर्स चाहिए। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, बी इनवर्स बराबर हमारे पास इस तरीके से हम लिखेंगे। जस्ट आगे चलते हम थोड़ा सा और देखिएगा प्लीज ध्यान से।
इसके जस्ट आगे के स्टेप में आपको लिखना है बी इनवर्स बराबर, ओके, हाँ आपके सामने लिखना है बी इनवर्स बराबर ही, ये बी इनवर्स आ गया। इसी प्रकार से ए इनवर्स निकाल लीजिए सेम टू सेम, और आपको RHS में बी इनवर्स ए इनवर्स में आपको वैल्यू रख देनी, और अगर आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपका RHS वाला हेवी वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो LHS और RHS बराबर हो चुका है, इति सिद्धा। ये क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे। एज इट इज आप पोज करके लिखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे पास हो चुका है। इसमें आपके पास e की पावर x और इसका ये है दिया है, तो आपको बस ये सिद्ध करना है। यहाँ पर आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं दिया है करके लिख सकते हैं। ओके, तो कुछ नहीं करना है, इसके सापेक्ष हमको क्या करना है, अवकलन कर देना है। कुछ भी विशेष वाली बात नहीं, गुणे का नियम लग जाएगा। फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का, देन सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का। e की पावर y का होता है e की पावर y, y का होता है dy/dx और 1 का होता है 0। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे जैसे कैसे करके तो dy/dx माइनस, क्योंकि ये ई वाई कट जाएगा। अब आराम से देखिएगा, ओके, और अगर समस्या हो तो मुझे पूछिएगा। अगर इसका डबल अवकलन करेंगे, इसका तो डबल अवकलन ये हो जाएगा, और इसका डबल अवकलन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, क्योंकि इसकी ये ऊपर चला जाएगा तो -1 घात आगे आ जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर माइनस माइनस 2 हो जाएगा। ओके, इस -2 को मैंने नीचे लिख दिया 2। और देखिएगा अंदर, देखिए कभी भी स्क्वायर हो तो अंदर अपन माइनस लिख सकते हैं अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस इसलिए लिखना है कि मेरे पास dy/dx जो है ना उसकी वैल्यू वही है, इसलिए मैंने माइनस जरूर लिखना है। यहाँ पर अपने मन से अपन लिख सकते हैं। ओके, तो आपके पास जो लाना था वही सिद्ध हो गया, आपको नीचे लिख देना यही सिद्ध करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन, आपको केवल सतत का चेक करना था, सतत है कि नहीं है। तो इस तरीके से फंक्शन दिया है, आपको 3 चीजें चेक करनी पड़ती, बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और x बराबर 3 पर। तो x बराबर 3 पर आपको ये वाला लेना है, तो हमने यहाँ पर लिखा था, इसका वैल्यू आया 11। बाएं पक्ष की सीमा हमारे पास भी आएगी 11, इसी प्रकार से आप रखेंगे तो, और दाएं पक्ष की सीमा में हम प्लस लगाते हैं, मतलब बड़ा वाला, इससे बड़ा वाला ये रखेंगे, और ये रखोगे और हल करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 9। मतलब ये तीनों इक्वल नहीं आ रहे, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं लेकिन ये नहीं आ रहा है, तो हमने नीचे लिख दिया कि ये जो बाएं पक्ष की सीमा है ये बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, और अगर ये तीनों में से अगर एक भी चीज जगह ये आ जाए तो ये क्या है, अतः फलन f(x) x बराबर 3 पर असतत है। आपसे पूछा है असांतत्य के बिंदु, तो x बराबर 3 असांतत्य का बिंदु है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, आराम से देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। बस x बराबर है, y बराबर है, पहले हम इस प्रकार से क्वेश्चन कर चुके हैं। dy/dx हमको ज्ञात करना है। x का वैल्यू है तो थीटा के सापेक्ष कर लेंगे अवकलन, y का है थीटा के सापेक्ष, देखिए, और आपको कुछ नहीं करना है इनका अवकलन करने पर। फिर बाद में dy/dx निकालना है, तो बस इस तरीके से घटा देंगे, पहले में दूसरा, और घटाएंगे तो ये सेक से सेक कट जाएगा, देखिएगा एक सेक बच जाएगा नीचे क्योंकि स्क्वायर था, और tan को लिख सकते हैं sin बटे कोस, और सेक को लिख सकते हैं 1 बटे को, कोस से कोस कट गया, क्या बचा b बटे sin थीटा। ये आपका आंसर हो चुका है। ओके, ये आपका 25वां क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हमें आव्यूह वाला जो सममित और विषम सममित के रूप में लिखना है आपको, वो लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 26 बड़ा आसान सा है, आव्यूह दे रखा है, ठीक है। अगर ये आव्यूह है तो a डैश क्या होगा बताइए, तो a डैश, ये किताब का लैंग्वेज है पूरा एज इट इज, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो माना आप आराम से लिखिएगा पूरा एज इट इज, इस तरीके से p, इन दोनों को जोड़ेंगे, और अगर जोड़ेंगे तो p डैश हमारे पास, अगर p हमारे पास ये आ रहा है, p हमारे पास ये आ रहा है, देखिएगा p यहाँ पर डैश नहीं है, ठीक है, p ही है, और यहाँ p डैश, और p डैश किसके बराबर आ रहा है, p आ रहा है, तो ये सममित है। ओके, क्योंकि हमने p एक ऐसा आव्यूह लाए हम, ये वाला, ठीक है। आराम से आप तो पोज करके एज इट इज लिखिए, समझने जैसा होगा तो मैं फिर समझाऊंगा। इसी प्रकार से q विषम सममित ले लिया, माइनस करोगे तो, ओके, ऐसा पोज करके लिखिए। जस्ट इसके पीछे एक और थोड़ा सा और सॉल्यूशन बचा है। q बराबर इस प्रकार से आएगा, और q डैश करोगे तो एक माइनस आया, ये क्या है, विषम सममित है। यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं जो कि विषम सममित है, विषम सममित है। ओके, बस आपको कुछ नहीं करना है। q बराबर 1/2 a माइनस a डैश, एक विषम सममित आव्यूह, और p प्लस q अगर जोड़ेंगे तो वो a के बराबर ही आ रहा है। तो देखिए a जो है p प्लस q के रूप में आगे नहीं आ गया, और ये सममित है और ये विषम सममित है। ओके, तो बस अतः आव्यूह a एक सममित और एक विषम सममित में व्यक्त किया गया। ओके, तो थैंक यू आप सभी का। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आगे की वीडियो भी चाहते हैं तो यस लिखिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।